सोचिए, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ तूफान है और तीसरी तरफ कोरोना वायरस, और अब चौथा भी आ गया, पाकिस्तान के आतंकी। आज हिंदुस्तान 4 मोर्चों पर अलग अलग जंग लड़ रहा था। आज हमने चीन को पीछे किया, कोरोना को कंट्रोल किया और पाकिस्तान के खतरनाक वायरस आतंकवाद का खात्मा किया। हमारे सामने एक साथ 4 चैलेंज थे, चारों एक से बढ़कर एक, लेकिन हमने चारों मोर्चों पर कामयाबी हासिल की। और सबसे बड़ी जीत पाकिस्तानी आतंकियों पर मिली। इसका असर पाकिस्तान के अंदर भी नजर आया। केरनी सेक्टर पुंछ, वक्त दोपहर के 1:45। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और एलओसी पर फायरिंग की। यह गोलीबारी पाकिस्तानी जनरल बाजवा, प्रधानमंत्री इमरान खान और आतंकी मसूद अजहर की तिलमिलाहट थी। रावलपिंडी में बाजवा मुंह लटकाए बैठे थे। इस्लामाबाद में इमरान खान और मसूद अजहर के अड्डे में मातम था, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान का एक और प्यादा मारा गया और अब वजीर की बारी थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने 28 मई को जो वादा किया था उसको आज पूरा किया। तो मैं को आप लोग से हम लोग वादा किए थे कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलके जो आईडी को इतना बड़ा हादसा करने जा रहा था, आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाग कैसे गया। तो मैंने बोला था कि उसको भागने नहीं देंगे, बल्कि उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज वही हो गया। पुलवामा एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर का खास और आईडी एक्सपर्ट फौजी भाई मारा गया। ये फौजी भाई वही आतंकी था जिसने सेंट्रो कार में 50 किलो आईडी बम तैयार किया था और बहुत बड़े हमले को अंजाम देने वाला था। सुरक्षा बलों को कंगन गांव में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवानों ने गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में रहें और इनकाउंटर साइट की तरफ आने की कोशिश न करें, क्योंकि इनकाउंटर साइट पे गोलियों का तबादला जारी है। किसी को भी गोली लग सकती है और आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। जो लोग पत्थर मारने के लिए यहाँ पे जमा है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने घर पे चले जाएं। आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अब जानिए फौजी भाई कौन था जिसके मारे जाने पर पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है और कैसे जैश का नेटवर्क टूट गया है। आईडी एक्सपर्ट था अब्दुल रहमान और फौजी भाई। पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला था आतंकी अब्दुल। अफगानिस्तान में लड़ाई में हिस्सा ले चुका था। अब्दुल रहमान 2017 से पुलवामा में एक्टिव था। दिसंबर 2019 में एनकाउंटर में भागने में कामयाब हुआ था। 28 तारीख को जो आईडी पकड़ी गई उसके पीछे इसका हाथ था। सेना ने जैश के खात्मे की पूरी लिस्ट बना रखी है। अब सेना के निशाने पर जैश का कश्मीर चीफ अब्दुल्ला राशिद गाजी है। जैश का चीफ है जो अब्दुल्ला राशिद गाजी है, जो कि मोस्ट अभी खिरू के ऊपर है, एरिया में है, नीचे नहीं आ रहा है। हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। जैश ऐसा तंजीम है जो अपने चीफ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन हम लोग को अपना जो सोर्सेस है फील्ड में, उसके हिसाब से पता कि अब्दुल्ला राशिद गाजी इसके चीफ है और उसको हम लोग पीछे पड़े हैं। उसको जब नीचे आएगा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। हो सकता है हम लोग ऊपर भी जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर लें। साल 2020 में अब तक 75 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इस साल हर आतंकी संगठन के टॉप कमांडर्स का एनकाउंटर हुआ। लश्कर-ए तैयबा का चीफ हैदर मारा गया। 25 जनवरी को जैश का टॉप कमांडर कारिया ढेर हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर का खात्मा किया। एजीएफ के चीफ बुरहान का एनकाउंटर हुआ। पोस्टर बॉय जुनैद अहमद मट्टू मारा गया। सेना ने कश्मीर घाटी में आतंक की कमर तोड़ दी है। जैश हो या हिजबुल, जो आतंकी एलओसी पार करता है उसका सीधा ऊपर का टिकट कट जाता है। कश्मीर में जब भी कोई एनकाउंटर होता है, कोई भी आतंकी मारा जाता है, तो इसका सीधा असर पाकिस्तानी सेना और आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पड़ता है, क्योंकि जैश ने कश्मीर को दहलाने का जिम्मा लिया है। बाजवा ब्रिगेड करोड़ों रुपए खर्च करके एक एक आतंकी तैयार करती है। मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, सब कुछ डिटेल में समझिए। जैश-ए मोहम्मद में सबसे टॉप पर है आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर।
उसके नीचे मौलाना हसन का नाम आता है जो जैश का प्रवक्ता है। फिर जैश का प्रोपेगेंडा विंग आता है जिसको मौलाना कारी और मसूद अहमद हेड करते हैं। मौलाना सज्जाद उस्मान जैश का फाइनेंस इंचार्ज है। मौलाना मुफ्ती रऊफ असगर जैश के ऑपरेशन का चीफ कमांडर है। सैफुल्लाह शाकिर वैसे तो अल रहमत ट्रस्ट का चीफ है, लेकिन ट्रस्ट के जरिए इसका काम भी टेरर फैलाना ही है। उसके बाद जैश के मिलिट्री अफेयर विंग का नंबर आता है जिसे इब्राहिम नाम का आतंकी हेड करता है। आखिर में लॉन्च कमांडर होता है जिसके पास लॉन्चिंग पैड का जिम्मा होता है। जैश में लॉन्च कमांडर का जिम्मा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर और साद बाबा के पास है। किसी भी आतंकी संगठन को चलाने, उसका नेटवर्क फैलाने में सबसे अहम काम पैसा करता है। आतंकी ग्रुप की दो तरह से फंडिंग की जाती है, एक हमले से ठीक पहले और दूसरा मिशन पूरा होने के बाद। लेकिन जिस तरह से कश्मीर में आतंक का सफाया हो रहा है और आतंकी हमले, उसके बाद जैश जैसे आतंकी संगठन की फंडिंग पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैश की हालत खस्ता होती जा रही है। मसूद अजहर पहले से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है और मसूद खानदान के समूल नाश का आह्वान भारतीय सेना कर चुकी है। शहमाद के आतंकी खेल में प्यादे, घोड़ा, हाथी सब मारे जा चुके हैं। अब वजीर की बारी है, उसके बाद आतंक के सरगना का अंत होगा। रात 8 बजे मुंबई के लिए अच्छी खबर है। शहर सुरक्षित है, जान का करीब करीब कोई नुकसान नहीं हुआ, सामान का नुकसान भी नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि तूफान की रफ्तार 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, तूफान की तस्वीरें इतनी भयानक, हवा इतनी तेज, तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त प्लानिंग और उसे जमीन पर एग्जीक्यूट करने वाली कई बड़ी बड़ी टीमें। इसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े अफसर हैं, एनडीआरएफ है। सरल शब्दों में कहें तो पूरी फोर्स इन्वॉल्व है। अब आप सुन रहे हैं कि मुंबई बच गई, लेकिन मुंबई बची कैसे, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान के कहर की है। सोचिए इसके सामने इंसान होता तो क्या हाल होता। पड़ला 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 पड़ला। कैमरे में कैद एक एक तस्वीर, एक एक मंजर यही बता रहा है कि तूफानी हवाओं और समुद्री लहरों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी फुल प्रूफ हो तो इंसानों की जान बचाई जा सकती है। आज मुंबई शहर ने यह सीखा। आज कुछ तस्वीरों को देखिए, फिर समझिए। विनाशकारी तूफान को मात देने वाली प्लानिंग दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में हुई और ग्राउंड पर उसका रिजल्ट आज दिखा। तूफान का कहर, तस्वीर नंबर 1। तूफान का कहर, तस्वीर नंबर 2। पड़ला 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 पड़ला। तूफान का कहर, तस्वीर नंबर 3। अभी क्या हो रहा है? तूफान का कहर, तस्वीर नंबर 4। तूफान का कहर, तस्वीर नंबर 5। अलर्ट होने का फायदा क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अगर ये पेड़ घर पर गिर जाता तो किसी की जान जा सकती थी, लेकिन लोगों को पहले ही वार्निंग दी जा चुकी थी। पेड़ गिरा, लेकिन जान बच गई। यकीन मानिए, आज हजारों जान बच गई। तूफान से हिंदुस्तान बच गया तो सटीक प्लानिंग, परफेक्ट प्रेडिक्शन, तबाही के तूफान की मिनट टू मिनट लाइव मॉनिटरिंग और सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से पिछले 72 घंटे से जान बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। अगर अचानक तूफान आया होता, सही प्रेडिक्शन नहीं होती, तैयार नहीं होते, तो सोचिए क्या होता। विनाशकारी तूफान का एकदम सटीक प्रेडिक्शन। चक्रवाती तूफान का एक्चुअल रूट पहले से पता था। प्रधानमंत्री मोदी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव।
हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक, अब बहुत समय रहते कई दिनों के पहले पूर्वाभास दे देते हैं और पूर्वाभास बहुत सटीक होता है। इस बार भी अगर आप उस लाइन को देखें जिसको पूर्वाभास में दिया गया था कि ये साइक्लोन का रास्ता होगा और एक्चुअल रास्ता देखें तो वो आप दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये कमाल की चीज़ जो है हमारे वैज्ञानिक अब दिखा पा रहे हैं और उनके जो फोरकास्ट के बल पर हम लोग पहले से ही डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तूफान का कहर फुल है, लेकिन तबाही का मंजर वैसा नहीं है जो कि कोरोना काल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को 24 घंटे से रेस्क्यू किया जा चुका था। यही है जल, थल और वायु में ऑपरेशन निसर्ग की कहानी। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात हुई, प्रेडिक्शन और लाइव सिचुएशन पर फोकस। 72 घंटे पहले ऑपरेशन पर एक्शन शुरू हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ टीम पहुंची। चक्रवाती तूफान की लाइव मॉनिटरिंग की गई। तटीय क्षेत्र से 1 लाख लोगों को निकाला गया। नेवी एयरफोर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी यही है कि लोगों की जान को हर कीमत पर बचाया जा सके। बंगाल और ओडिशा में आए तूफान के कहर को देखने के लिए प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। इस बार महाराष्ट्र और गुजरात पर तूफान का बड़ा खतरा था, लिहाजा प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से पर्सनली बात की। तैयारियों की लेटेस्ट रिपोर्ट समझी। यहां तक कि पिछले 72 घंटे से प्रधानमंत्री लगातार एक अपडेट ले रहे थे। तो अब स्टेट भी ऑन बोर्ड आ गई हैं, स्टेट एजेंसीज ऑन बोर्ड आ गई, तैयारियां भी स्टेट लेवल पर अच्छी हो गई हैं और कुछ स्टेट्स तो अब मिसाल के तौर पर, जैसे उड़ीसा जो है मिसाल के तौर पर है कि डिजास्टर को कैसे हैंडल करना है। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट सरकार ने बहुत इसको सीरियसली लिया है और आप देख रहे हैं कि जैसे ही सूचना मिलती है खुद होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर महोदय, कैबिनेट सेक्रेटरी सब लोग इसमें लग जाते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करें, किस तरह से रास्ता रोड मैप बनाए। तो ये मुझे लगता है कि एक फेडरल गवर्नेंस का एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि डिजास्टर आते हैं, क्योंकि डिजास्टर कोई बॉर्डर नहीं मानता, स्टेट और सेंटर में फर्क नहीं करता, देशों में फर्क नहीं करता, तो हम लोग क्यों फर्क करें। तो इसलिए सेंटर और स्टेट अब ऑन बोर्ड आ जाते हैं और इसकी एक मिसाल निसर्ग साइक्लोन में भी सिद्ध हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सेम पेज आए हैं और मिलकर काम हुआ है, तब जाके एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन ऑफ अ साइक्लोन हो पाया है। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन में पूरा फोकस किया गया। खास तौर पर तूफान तटीय इलाकों से टकरा था, उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात, 40,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीम तैनात, 63,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दमन में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात, 5,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रिवेंटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि जान की क्षति नहीं के बराबर हो या नहीं हो, जीरो कैजुअलिटी इज द मेन प्रायोरिटी, और उसी के चलते हम लोग समय रहते पहुंच जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा गया कि लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया। इसीलिए एक तरफ जहां जमीन पर एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना थी, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र पे लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी ताकि कोई भी मछुआरा समुद्र में ना हो जिस समय तूफान आए। उसके साथ साथ लोगों को इवैक्यूएट करने का काम जारी था। चक्रवाती तूफान टकराता, कहर ढाता, उससे पहले ही रेड जोन को खाली करा लिया गया था। जहां तूफान आया वहां इंडिया टीवी ने लाइव रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं जब तूफान से सामना हुआ। अनुमान था कि दोपहर 1 बजे चक्रवाती तूफान कोस्टल एरिया से टकराएगा। हुआ भी वही। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवाती तूफान आया, महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया और फिर मुंबई की तरफ बढ़ा। मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया। खतरा कितना बड़ा था आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। क्या हो रहा है? मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर एक कार्गो प्लेन फिसल गया। बहुत गौर से तस्वीरों को देखिए, कार्गो प्लेन फिसल गया। अच्छी बात यह रही कि रनवे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हादसा ना हो, लिहाजा फौरन मुंबई एयरपोर्ट को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी आप इससे समझ सकते हैं। 72 घंटे पहले तूफान कंट्रोल रूम बनाया गया।
रेड जोन के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित हुआ। महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्र की बिजली काटी गई। पिछले 48 घंटे में पेड़ों की छटाई की गई। मुंबई में पेड़ों को काटा गया जो गिर सकते थे। 72 घंटे पहले ही मुंबई के उन तमाम कोस्टल जोन से लोगों को इवैक्यूएशन करवाना शुरू कर दिया गया था जहां पर ये लोग खतरे के निशान के नजदीक रहते थे। करीब 40,000 लोगों को महाराष्ट्र के कोस्टल बेल्ट से 750 किलोमीटर के कोस्टल बेल्ट से इवैक्यूएट करवाया गया था। और इतना ही नहीं, जो पेड़ों की कटाई भी मुंबई में खास तौर पर की गई थी, क्योंकि अगर पेड़ गिरते हैं तो उससे बहुत लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि पेड़ों की गिरने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुई हैं जिस पैमाने पर ये विंड और ये समुद्री हवाएं मुंबई पर अपना असर दिखा रही थी। बहुत कम लोगों को पता है कि तूफान से निपटने के लिए आधी रात बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। आधी रात को एनडीआरएफ की टीम एयरलिफ्ट, भटिंडा से 5 टीम को एयरलिफ्ट किया गया, विजयवाड़ा से 5 टीम को एयरलिफ्ट किया गया। स्टेट गवर्नमेंट से समन्वय करके हम लोग ये पूछ लेते हैं कि कहाँ आपको डिप्लॉयमेंट चाहिए और कितनी तादाद में चाहिए, और जितनी तादाद में मांगते हैं अगर हमारे पास क्षमता है, अगर आखिरी टीम भी बची हुई है तो हम देते हैं, अगर दूसरा एंगेजमेंट नहीं है। तो यही हुआ, जितनी टीमें गुजरात सरकार ने मांगी, जितनी टीमें महाराष्ट्र सरकार ने मांगी, उसमें से एक भी नंबर कम नहीं किया गया और पूरी की पूरी टीम वहां पहुंचाई गई। यहाँ तक कि आज तूफान आया और कल रात में हमारी 10 टीमें, भटिंडा से 5 टीमें एयरलिफ्ट हुई और 5 टीमें विजयवाड़ा से एयरलिफ्ट उनको पहुंचाया गया। तो हमारी तैयारी मुकम्मल करने के लिए हम लोग वेल इन टाइम प्रिपेयर करते हैं। और जो जान माल की सुरक्षा में, जान की सुरक्षा की बात मैंने कही, उसमें इवैक्यूएशन का बड़ा अहम रोल रहता है, स्पेशली साइक्लोन में। प्लानिंग एकदम सही साबित हुई। तूफान जब मुंबई पहुंचा तो रफ्तार कम हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड को मुंबई में शॉर्ट सर्किट से लगी 1.5 दर्जन जगहों पर आग को बुझाना पड़ा, जबकि आसपास के इलाकों में शॉर्ट सर्किट के 20 मामले आए। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में 60 से ज्यादा पेड़ गिर गए। सोचिए अगर पहले से तैयारी नहीं की गई होती तो कितने लोगों की जान शॉर्ट सर्किट और पेड़ के नीचे दबकर हो सकती थी। चक्रवाती तूफान आया, कहर ढाया, लेकिन वक्त रहते लिए गए एक्शन से इंसानी जान को बचाया जा सका। विनाशक तूफान से महाराष्ट्र बच गया। अब आपको गुजरात और दमन की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के 8 जिलों से 63,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 63,000 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करते हुए। अच्छी बात यह रही कि तूफान आया, लेकिन कहर से गुजरात और दमन बच गया। गुजरात और दमन दीव ने 3 दिन पहले से ही पूरी तैयारी शुरू कर दी थी और एक प्रॉपर एसओपी को फॉलो करते हुए एक इवैक्यूएशन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर इवैक्यूएट कर लिया गया। समुद्र से 500 मीटर की दूरी में रहने वाले सभी घरों को खाली करवाया गया तमाम जिलों में, गुजरात में और दमन में। और एक तरह से दूसरी जो सर्विसेज हैं उनको भी पहले से तैयार करके रख दिया गया। आपस में एक कोऑर्डिनेशन सबका बना लिया गया था कि यदि तूफान आए तो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, जान को कम से कम कोई खतरा ना हो किसी प्रकार का। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। आज तूफान से देश बच गया तो उसके पीछे है नरेंद्र मोदी की डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। तूफान से पहले की तैयारी, तूफान के वक्त का एक्शन, तूफान के बाद का काम। मुश्किल होती है क्योंकि गरीब आदमी जो है अपना घर छोड़ के जल्दी नहीं जाना चाहता। और वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में अब लोगों को आदत पड़ चुकी है साइक्लोन झेल कर के, वो जानते हैं कि साइक्लोन शेल्टर में जाना पड़ता है, आदत हो गई। लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में ये बात नहीं है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल जरूर आई थी। कल रात भर हमारी टीमें इसमें लगी रही और आज सुबह तक लगी रही, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि नहीं के बराबर अभी तक जो खबर है 0 कैजुअल्टी है। अगर होगा भी तो आई थिंक इट विल बी मिनिमल। आज अगर देश से चक्रवाती तूफान का खतरा टल गया है तो उसके पीछे है सही वक्त पर लिए गए सही निर्णय, और उस निर्णय के पीछे है देश पर मंडरा रहे कुदरती कहर की एक्यूरेट भविष्यवाणी।